माय चैनल लर्निंग विद शीतल व्यास। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे चार्ज की और हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो किसी भी मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमने एक और बात देखी थी कि ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्यों होती है, क्योंकि किसी भी मैटर की अगर हम स्ट्रक्चरल यूनिट की बात करें तो वो होता है एटम, और हर एक एटम में जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं यानी कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इनमें से प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो हमने क्या सीखा था कि अगर हर एक मटेरियल में और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो कोई चार्ज क्यों नहीं होगा, तो चार्ज तो जरूर प्रेजेंट होगा। यही हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। और आज हमें देखना है कि कोई भी बॉडी, एक और बात हमने डिस्कस की थी कि अगर कोई भी बॉडी जो है वो आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड का मतलब जिसे कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, अनडिस्टर्ब्ड वो एक जगह रखी हुई है, तब वो न्यूट्रल होगी, यानी अपनी नेचुरल कंडीशन में वो एकदम न्यूट्रल होती है, उस पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। तो फिर ये चार्ज आता कहाँ से है, कैसे कोई बॉडी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होती है, ये हम देखते हैं। तो हम बात करते हैं किन्हीं दो बॉडीज की, एक है ये बॉडी ए और एक है ये बॉडी बी। ये एक मटेरियल है, हम कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट में पाया जाने वाला कोई भी एक मटेरियल है ये। तो ये दोनों बॉडीज आइसोलेटेड है, अभी इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यानी इनका जो टोटल चार्ज है वो अभी जीरो है, दोनों ही न्यूट्रल है। फिर अचानक से एनर्जी आती है और इस ए में से एक इलेक्ट्रॉन छीन के ले जाती है, एक इलेक्ट्रॉन इसका छीन के ले जाती है, तो इसमें से एक माइनस इलेक्ट्रॉन हो जाता है। और जब किसी भी बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उस बेचारे के पास क्या रह जाएगा, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाने की वजह से उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सिंपल मैथमेटिक्स है, वो भी करके देखेंगे। और अब है ये बॉडी बी, ये जो इलेक्ट्रॉन गया, ये इलेक्ट्रॉन किसको मिल गया, अब ये इलेक्ट्रॉन मिल गया इस बी को, इस बी बॉडी को ये एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, और क्योंकि इस बी बॉडी के पास अब एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज हो गया, इसलिए ये बन गई नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। अब यहाँ पर सिंपल मैथमेटिक्स क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज जब हम ए की बात कर रहे थे तो ए में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे 6, एंड ऑब्वियसली ये न्यूट्रल बॉडी है इसलिए इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 ही रहे होंगे। अब जब इसमें से किसी ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तब यहाँ पर प्रोटॉन अभी भी 6 है, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन का नंबर हो गया 5, और आप जानते हैं कि जब ऐसा होगा तो 1 बचेगा, यानी कि एक प्रोटॉन अब यहाँ पर एक्स्ट्रा है। हम इसको ऐसे समझे, यहाँ पर प्लस लगाते हैं, यहाँ पे माइनस लगाते हैं, यहाँ पे प्लस लगाते हैं, यहाँ पे माइनस लगाते हैं, यानी कि जब +6 में से -5 रिमूव कर दिया जाता है तो बनता है 8+, यानी 1 जो बचता है वो प्लस का पॉजिटिव सिंबल वाला 1 बचता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ए बॉडी में से जब एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया गया तब उसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि 1 पॉजिटिव चार्ज उस पर आ गया। अब सेम यही बात जानने की कोशिश करते हैं हम बी के लिए। ये जो लिखी थी हमने सिंपल मैथमेटिक्स थी, ये हमने लिखा था ए के रिलेशन में। अब हम बी के रिलेशन में बात करते हैं। सपोज बी के अंदर जो है, शायद उसमें भी ऐसा ही रहा हो कि उसमें भी जो नंबर ऑफ प्रोटॉन थे वो 6 थे, यानी 6+, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो थे वो भी थे 6-। लेकिन अब क्या हुआ, अब इसमें प्रोटॉन अभी भी 6+ है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो गया है, दैट्स वाई यहाँ पर 7- हो गया, इसलिए यहाँ पर -1, एक माइनस का चार्ज यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर +1 हो गया, यहाँ पे -1 हो गया। ये भी एक सिंपल मैथमेटिक्स है कि पहले 6 थे, दोनों बराबर इक्वल थे, यानी कि आंसर कितना आ रहा था, 0 आ रहा था। 6 + 6 - 6 = 0, +6 - 7 = -1। तो यहाँ पे हमें सिंपल मैथमेटिक्स की तरह इसे एक बार देखना चाहिए। तो इससे क्या समझ में आता है, दैट इफ वी विल जस्ट टेक 1 इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ एनी एलिमेंट, then it will become positively charged, or we can say if one element will lose 1 electron then it will be positively charged. If one element or one material
will gain any electron or gain one electron, then it will be negatively charged. मीन्स जब भी कभी इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तब वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बन जाती है, जब भी कभी इलेक्ट्रॉन का जो है गेन होता है तब वो नेगेटिवली चार्ज बन जाती है। लेकिन अब सोचने की बात क्या है, अब सोचने की बात ये है कि कोई भी बॉडी पॉजिटिव क्यों बनेगी, कोई भी बॉडी अपने इलेक्ट्रॉन क्यों रिमूव करेगी, क्यों अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करेगी, या कोई भी बॉडी क्यों इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगी। यही मेन चीज है हमारे सोचने की कि इतना आसान तो नहीं होता होगा ना किसी भी बॉडी के लिए अपनी चीज दे देना। क्या आप अपनी कोई चीज दे सकते हैं किसी को? नहीं, हमें कोई चीज किसी को देने के लिए कोई तो सॉलिड रीजन चाहिए होता है। तो ठीक इसी तरह से किसी भी एटम के पास, किसी भी बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन को लूज करने का क्या रीजन होता है, उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कॉपर का। बट उससे पहले ये हमें याद रखना है कि कोई भी आइसोलेटेड बॉडी जो होती है वो हमेशा न्यूट्रल होती है, उसके ऊपर टोटल चार्ज हमेशा बराबर होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके बराबर होते हैं। बट यहाँ हम बात कर रहे हैं कॉपर की। तो कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2, 8, 18 और 1। तो हम कुछ ऐसा ही देख लेते हैं। इस पे ये जो है ये इसका न्यूक्लियस है, यहाँ पर बाहर वाले में है 2, देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। 18 इलेक्ट्रॉन में ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, यू जस्ट अंडरस्टैंड दैट कि यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन है। और ये जो सबसे बाहर आउटर मोस्ट जो इसका ऑर्बिट है उसमें यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है? 2, 8, 18 एंड 1, क्योंकि कॉपर का जो एटॉमिक नंबर है आपको पता है कि 29 है। तो यहाँ पर अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो 29 इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन भी उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। तो इसलिए अभी ये बॉडी न्यूट्रल है सबसे। और ये जो न्यूक्लियस जो इसका अंदर है सेंटर वाला, ये क्या करता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज है, बाहर नेगेटिव चार्ज है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होगा। और इसी वजह से ये जो न्यूक्लियस है इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, छूट के भागने नहीं देगा। ऐसा नहीं होगा कि आप ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इजीली चले जाए। वो क्या करता है, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं वो इन सभी इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं। लेकिन एक सोचने की बात है कि सपोज ये एक प्रोटॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे जैसे इनके बीच में ये डिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे ये डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्रोटॉन का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी कम होता जाएगा। ये एकदम सिंपल सी जो बेसिक साइंस है कि हम जैसे जैसे फोर्स, हम अपने अर्थ की बात करके देख लेते हैं, जैसे जैसे हम अर्थ से बाहर जाते हैं, जब हम स्पेस की बात करते हैं तो स्पेस में क्या होता है, स्पेस में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं अप्लाई होता। हम अर्थ पे हैं तो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स फील होता है, लेकिन जब हम अर्थ से बहुत दूर निकल जाएंगे, अर्थ की जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स की जो उसकी पावर है उससे छूट जाएंगे, तब ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर भी, और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन जितना दूर होगा प्रोटॉन की पावर उतनी ही उस पर कम होती जाएगी, यानी कि प्रोटॉन का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता जाएगा। तो इस हिसाब से, इस थियरी से अगर मैं इधर बात करूं तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में जैसे जैसे मैं बाहर जाती जाऊंगी वैसे वैसे प्रोटॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो फिर सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के बारे में अब हम बात करते हैं। और आप सभी को मालूम है कि जो ऑक्टेट होता है, यानी कि बाहर वाले जो जितने भी ऑर्बिट्स होते हैं उसमें जो उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंप्लीट करने की हम हर वक्त कोशिश रहती है, हर एटम की कोशिश रहती है कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे। तो यहाँ पर अगर हम 2, 8, 18 की बात करें तो 2, 8, 18 एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। 2, 8, 18 एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। और इस एटम की क्या इच्छा रहेगी कि ये एक इलेक्ट्रॉन, अब आप सोच के देखो कि भाई मेरे पास इतने सारे घर हैं और मेरे पास इतने इलेक्ट्रॉन हैं। अब यहाँ पर छोटा घर था तो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, थोड़ा बड़ा घर था दैट इज गुड 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, उससे बड़ा मेरा घर आया तो वहां पर 18 इलेक्ट्रॉन्स आए। अब ये बाहर सबसे बड़ा घर है और उसमें अकेला 1 इलेक्ट्रॉन बैठा है, ये तो वेस्टेज ऑफ द स्पेस है कि जबरदस्ती इसने स्पेस घेर रखा है। तो कॉपर की क्या इच्छा रहेगी कि इस इलेक्ट्रॉन को वो रिलीज कर दे,
ताकि उससे दो फायदे होंगे उसको। पहला फायदा तो क्या होगा कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाने की वजह से उसको एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। दूसरा, जब ये नंबर ऑफ ये वाला इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से हट जाएगा, आप सोच के देखो, जब ये इलेक्ट्रॉन हटेगा तब ये पूरा की पूरा एनर्जी लेवल ही हट जाएगा और कॉपर इस कंडीशन में आ जाएगा। और ये कॉपर की जो कंडीशन है वो स्टेबल कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, यानी 2, 8, 18 वाली स्टेबल कंडीशन उसकी आ जाएगी। तो कॉपर की यही इच्छा रहेगी कि ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उसको वो रिलीज कर दे। तो ये बाहर वाला जो ऑर्बिट है उसे हम क्या कहते हैं? इफ यू रिमेम्बर, इसे हम कहते हैं वैलेंसी शेल। कौन सी शेल कहते हैं? वैलेंसी शेल कहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसे हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन या वी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन या वी इलेक्ट्रॉन जो है, ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो फ्रीली मूव कर सकता है। अभी हमने देखा कि कॉपर की क्या इच्छा रहती है कि वो इस एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सके। तो अगर हम बात करते हैं एक कॉपर वायर की और उसमें इमेज करते हैं कि उसमें बहुत सारे एटम्स रहे होंगे, ये जो अब मैं सर्कल बना रही हूँ ये एटम्स को डिनोट कर रहे हैं। तो अगर हम ऐसा सोचें कि किसी भी कॉपर वायर में इस तरह से बहुत सारे एटम्स रहे होंगे, तो इस एटम को नंबर 1, नंबर 2 ऐसे ही मैं एक अंदाज से दे रही हूँ, नंबर ऐसा नहीं होता है, इट इज जस्ट आर्बिट्ररी, हम समझने के लिए दे रहे हैं। सो सपोज हम ऐसा मानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन थे, ये जो कॉपर वायर था उसमें इस तरह से एटम्स थे। अब पहले जो एटम था उसको अपना इलेक्ट्रॉन बेकार लगा, तो उसने कह दिया कि जाओ ना, मेरा तो इलेक्ट्रॉन मुझे नहीं चाहिए, तुम ले लो। इसने कहा मेरे पास तो ऑलरेडी है, मैं तो तुम्हारा छोड़ रहा हूँ। ऐसे करके ये जो बेचारा फ्री इलेक्ट्रॉन थे, वो फ्री इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में मूव करते चले गए। लेट मी एक्सप्लेन अगेन कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन था, जो वी इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन था, ये मूवमेंट करने के लिए फ्री था। इसे हम कहते हैं फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन। ये फ्रीली मूव कर रहा था इस कॉपर के स्ट्रक्चर के अंदर। तो वन एटम से दूसरे, दूसरे से तीसरे, लाइक दैट ओनली 1, 2, 3, 4 में ये इलेक्ट्रॉन मूव करता जा रहा था। और इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स था, उसी की वजह से इसमें क्या हुआ, जब इसने एटम नंबर 1 ने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, बिकॉज ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, तो ये कॉपर पॉजिटिव बन गया। तो इस तरह से ओवरऑल एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होने की वजह से कॉपर जो पहले न्यूट्रल था, एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के बाद अब इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज कर दिया है, तब ये बन गया है कॉपर प्लस, यानी अब इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो इसलिए कोई भी जो भी एटम्स होते हैं वो किसी भी इलेक्ट्रॉन को क्यों रिलीज करते हैं? क्योंकि उनका जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है वो थोड़ी सी एनर्जी उसको मिलनी चाहिए। जैसे ही उसको एनर्जी मिलती है वो इलेक्ट्रॉन शैतान हो जाता है और अपने एटम को छोड़कर बाहर आ जाता है। और एटम खुद भी यही चाहता है कि तू वैसे ही पूरे इतने बड़े घर में अकेला राज कर रहा है, तो बेटर है कि तू छोड़ दे। तो हम लोग क्या है, स्टेबल कंडीशन में आ जाएंगे। तो वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे और इस तरह से पॉजिटिव आयन बन जाएगा या पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हमें मिल जाएगी। और सेम ये कंडीशन क्या होती है, नेगेटिव में भी होती है। नेगेटिव को क्या जरूरत होती है, वहां पर उनको अपनी स्टेबल कंडीशन को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ उसे वो गेन कर लेते हैं, उसे वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसीलिए वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन जाती है। अब चार्ज के बारे में इतना समझने के बाद भी कुछ पॉइंट्स जो चार्ज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम देखते हैं, जिसमें पहली जो चीज है, चार्ज को हम न क्रिएट कर सकते हैं न हम चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हाँ, चार्ज ट्रांसफर किया जा सकता है एक चार्ज पार्टिकल के दूसरे चार्ज पार्टिकल की तरफ जाने से। कैसे? तो सबसे पहली चार्ज जो कंजर्वेशन का लॉ हो गया कि चार्ज जो होता है वो क्या होता है, कंजर्व होता है, यानी चार्ज को न तो क्रिएट किया जा सकता है और न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। चार्ज cannot be created और destroyed। हम चार्ज को न तो बना सकते हैं और न ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन सेकंड पॉइंट क्या है,
अगर चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो कोई भी बॉडी चार्ज क्यों हो जाती है? अभी अभी हमने सीखा, इलेक्ट्रॉन के गेन से या इलेक्ट्रॉन के लॉस से। तो हम कह सकते हैं चार्ज कैन बी ट्रांसफर। और चार्ज कैसे ट्रांसफर होता है? चार्ज ट्रांसफर होता है क्योंकि सब एटॉमिक पार्टिकल या चार्ज्ड बॉडी जो होती है वो ट्रांसफर हो जाती है। तो चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड। चार्ज को हम ओनली ट्रांसफर कर सकते हैं और एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर होने की वजह से पॉजिटिव या नेगेटिवली चार्ज बॉडी बनती है। अब हम किसी भी, हमने अभी एक और थर्ड पॉइंट भी देखा कि कोई भी जो आइसोलेटेड बॉडी होती है उसका जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा 0 होता है। तो आइसोलेटेड बॉडी जो होती है वो कैसी होती है? इज ऑलवेज न्यूट्रल। इज ऑलवेज न्यूट्रल। आइसोलेटेड बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा 0 होता है क्योंकि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में होता है, इसलिए वो हमेशा न्यूट्रल होती है। तो ये हमने जो अब तक सीखा, ये हमने सीखा चार्ज के बारे में। लेकिन अभी चार्ज की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमसे छूट गई है कि हमने चार्ज को हर बार चार्ज थोड़ी ना लिखना है। क्या हम हर बार चार्ज को CHARGE चार्ज लिखेंगे? तो चलो इसका सिंबल क्या होता है वो देख लेते हैं। चार्ज का जो सिंबल होता है वो होता है स्मॉल क्यू। जब किसी बॉडी के टोटल चार्ज की बात करते हैं तो कभी कभी हम कैपिटल क्यू से भी इसको डिनोट करते हैं, मोस्टली हम इसे स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। और इसकी SI यूनिट क्या होती है? इसकी SI यूनिट होती है कूलम। ये होती है इसकी SI यूनिट, जिसे हम कैपिटल C से भी डिनोट करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कि ये जो कूलम है वो कौन है और इन्होंने ऐसा क्या इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट वर्क किया कि हमने चार्ज की SI यूनिट ही इनके नाम पे रख दी। आप समझ रहे हैं ना कूलम कौन है? यस, कूलम इज अ ग्रेट साइंटिस्ट। तो अब हम देखते हैं कि आखिर कूलम कौन है और हमने कैसे उनका नाम, उन्हीं के नाम पर इस चार्ज बॉडी को, किसी भी चार्ज को कूलम का, और उसके साथ कुछ और नए टॉपिक्स जो इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड है उन्हें भी टच करने की कोशिश करेंगे। टिल देन, keep on learning. Have a nice day.